So hello, hi, salam, namaste, a very warm welcome of each and every one of you on CA Point YouTube channel. This is your mentor Rahul Parmar for the subject Economics and Statistics. So दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने बात करने वाला हूं स्टैटिस्टिक्स, जो अपना सीए फाउंडेशन का ऑनलाइन बैच मैं ले रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। इसके चैप्टर नंबर 13 की हम लोग आज यहाँ ले रहे हैं पार्ट नंबर 5। जी हाँ दोस्तों, ये जो है स्टैटिस्टिक्स की आपकी 5th क्लास है एंड इन दिस 5th क्लास we will be discussing about the statistical representation of data। किसके बारे में बात करेंगे? चैप्टर नंबर 13 जो है अपना स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, उस स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों फटाफट से कनेक्ट कर लीजिए, जितने भी स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे इस क्लास का, क्विकली कनेक्ट द क्लास ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, बिकॉज आज हम इस चैप्टर में, आज इस क्लास में बेसिकली बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, और वो है दोस्तों कलेक्शन ऑफ डेटा, या फिर यूं समझ लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्योंकि जब आप डेटा कलेक्ट करते हो तो दो तरीके का डेटा होता है आपके पास में, एक होता है प्राइमरी डेटा और एक होता है दोस्तों सेकेंडरी डेटा, है ना। सो दोनों तरीके की डेटा के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग क्लास को सीधा शुरू करते हैं। दोस्तों लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा को, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा क्या होता है? जहां पे हम लोग डेटा को उसकी सिमिलैरिटीज या डिसिमिलैरिटीज के हिसाब से सर्टेन क्लासेस के अंदर क्या कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं। मान लीजिए आपने 100 लोगों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, उनसे उनका नाम पूछा, उनसे उनकी डेट ऑफ बर्थ पूछी, उनसे उनकी एज पूछी, उनसे उनकी हाइट पूछी, उनसे उनका वेट पूछा। तो उन 100 लोगों की लिस्ट बनाए, नेम के नीचे नेम, डेट ऑफ बर्थ के नीचे डेट ऑफ बर्थ, हाइट के नीचे हाइट, वेट के नीचे वेट। दिस इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। अब जब डेटा को क्लासिफाई करते हैं और साथ ही साथ में डेटा को कलेक्ट करते हैं, तो डेटा को दो तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं ना। दो तरीके से डेटा कलेक्ट होता है, एक डेटा कलेक्ट होता है प्राइमरी सोर्सेज से और एक डेटा कलेक्ट होता है सेकेंडरी सोर्सेज से। यानी हमारे पास जो डेटा आएगा वो दो तरीके का आएगा, एक प्राइमरी डेटा और एक सेकेंडरी डेटा। तो जब डेटा को क्लासिफाई करने की बात आएगी तब भी हम बोल सकते हैं कि ये प्राइमरी नेचर का डेटा है और ये सेकेंडरी नेचर का डेटा है। अब अगर बात करें सर प्राइमरी डेटा क्या होता है, ऑलरेडी बता चुका था, एक ऐसा डेटा जो कि फर्स्ट टाइम एक इन्वेस्टिगेटर या फिर एजेंसी कलेक्ट करती है सोर्स ऑफ ओरिजिन से, उसे हम प्राइमरी डेटा बोलते हैं अपने खुद के यूज के लिए जब वो कलेक्ट करे। तो अगर डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया गया, इन्वेस्टिगेटर ने कलेक्ट किया, किसी एजेंसी ने कलेक्ट किया, उसको हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। आपके मन में सवाल उठा होगा कि सर इन्वेस्टिगेटर होता कौन है? तो इन्वेस्टिगेटर क्या होता है, एन्यूमरेटर क्या होता है, इन सारी बातों के ऊपर भी मैं आज आप लोगों के सामने डिस्कशन करने वाला हूं। बस बने रहिएगा इस क्लास के अंदर। ऑलराइट, नेक्स्ट जो बात होती है दैट इज व्हाट, दैट इज सेकेंडरी डेटा। कि दोस्तों सेकेंडरी डेटा क्या है, ये भी कई होगे मन में सवाल है कि सर प्राइमरी डेटा तो चलो समझ में आ गया, व्हाट इज प्राइमरी डेटा, बट टेल अस व्हाट इज द सेकेंडरी डेटा। तो दोस्तों सेकेंडरी डेटा क्या होता है? सपोज कर लीजिए एक पर्सन ने ऑलरेडी डेटा को कलेक्ट कर रखा है, अब वही लगभग डेटा आपके यूज का भी है। तो आप अगर उस पर्सन से कोई डेटा बेसिकली परचेस कर लेते हो या फिर उसको यूज करने के लिए मांग लेते हो, तो ये डेटा आप लोगों के लिए सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। सो द डेटा दैट इज ऑलरेडी कलेक्टेड बाय वन पर्सन बट आर यूज्ड बाय डिफरेंट पर्संस और एजेंसी इज नोन टू बी एज सेकेंडरी डेटा। तो एक डेटा जब किसी और ने ऑलरेडी कलेक्ट कर रखा है, उसको आप लोग अपने पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, सो वो डेटा आप लोगों के लिए क्या बन जाएगा, सेकेंडरी डेटा बन जाएगा। तो जब हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं तो दो तरीके के डेटा हो सकते हैं, एक प्राइमरी डेटा, एक सेकेंडरी डेटा। एक तो आप खुद जाइएगा, खुद कलेक्ट कीजिएगा डेटा को। दूसरा, जब ऑलरेडी किसी पर्सन के पास अवेलेबल है कोई डेटा, उसी डेटा को आप क्या कर रहे हो, अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हो, सो दैट विल बिकम द सेकेंडरी डेटा, ठीक है। अब मैंने कहा आपको इन्वेस्टिगेटर जैसी टर्म क्या होती है, इसके ऊपर आपको चर्चा करनी है। तो इन्वेस्टिगेटर, इन्यूमरेटर, इसके बाद रेस्पोंडेंट, को रेस्पोंडेंट, ऐसी बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज है जिसके ऊपर हम लोगों को बात करनी है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को शेयर कर लेता हूं प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के सोर्सेस क्या हो सकते हैं। ओके, जब प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा पढ़ ही रहे हैं तो इनके सोर्सेस क्या हैं इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो देखो प्राइमरी डेटा के सोर्सेस के बारे में बात करें, ठीक है, तो प्राइमरी डेटा के सोर्सेस कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला, किसी भी पर्सन से मान लीजिए आपको प्राइमरी डेटा लेना है तो आप उससे इंटरव्यू करके पूछ सकते हो, है ना, या फिर उसके पास जाओगे, बोलोगे भैया इन्फॉर्मेशन बता दो, ओवर द टेलीफोन पूछ सकते हो। तो ये कुछ सोर्सेज होंगे जिसके ऊपर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अगर एग्जांपल्स की बात करूं, व्हाट आर द examples of primary data and secondary data, तो please try to see the first example which we are taking is of primary data। suppose कर लीजिए एक टीचर है, वो क्या कर रहा है, मार्क्स कलेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास। अपनी क्लास के सभी स्टूडेंट्स से वो क्या कर रहा है, मार्क्स कलेक्ट कर रहा है। सिंपली ही विल गो टू ईच एंड एवरीवन, उसकी इच्छा है कि मैं क्लास के एवरेज मार्क्स निकालूं। प्रिंसिपल मैम ने पूछा कि भैया तुम्हारे सब्जेक्ट में तुम्हारे क्लास के एवरेज मार्क्स कितना है, बताओ तो जरा। तो टीचर सब बच्चों के मार्क्स कैलकुलेट करेगा, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट, एंड प्रिंसिपल मैम को ले जाके वो एवरेज मार्क्स दिखा देगा। तो टीचर ने सब लोगों से क्या किया, मार्क्स बेसिकली कलेक्ट किया। तो ये क्या है, प्राइमरी डेटा है।
नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जैसे कि हो गई वेजेस या फिर सैलरीज ऑफ ऑल द वर्कर्स आस्क्ड बाय अ लेबर लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर इन अ फैक्ट्री। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पर्सन ने शिकायत कर दी कि हमारी फैक्ट्री के अंदर प्रॉपर मिनिमम वेजेस जो है उसके रूल को फॉलो नहीं किया जाता, तो हम लोगों को दिन की दिहाड़ी 100 रुपये दी जाती है, 200 रुपये दी जाती है। तो लेबर लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर पहुंच गया उस फैक्ट्री के अंदर, भैया मजदूरों से पूछने लगा, हाँ भैया बताओ तुमको कितना पैसा मिलता है, ठीक है। अब जब मजदूरों से सब मजदूरों से पूछेगा वो, और फर्स्ट टाइम वो जब खुद डेटा कलेक्ट करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, प्राइमरी डेटा। सिमिलरली डेटा कलेक्टेड बाय एनी रिसर्च स्कॉलर फॉर हिज ओन यूज, कोई रिसर्च स्कॉलर अपने खुद के यूज के लिए अगर कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है तो उसको भी हम क्या कहते हैं, प्राइमरी डेटा कहते हैं, ठीक है ना। रिसर्च स्कॉलर रिसर्च करेगा किसी भी चीज के ऊपर, जैसे कि मान लीजिए कुछ 100 200 500 लोग हैं, वो जानना चाहता कि कितने लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं, कितने लोग नेटफ्लिक्स नहीं देखते, या कितने लोग एंटरटेनमेंट के लिए टीवी में एंटरटेनमेंट के लिए क्या क्या देखते हैं, ऐसा रिसर्च उसको करना है। तो उसने 100 200 लोगों से इंक्वायरी करी, 50 लोगों ने बोला कि हम लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं, 50 लोगों ने बोला हम लोग तो बेसिकली नेटफ्लिक्स नहीं देख के अमेजन टीवी देखते हैं, है ना। तो ऐसा ऐसा सब लोगों ने बेसिकली रिस्पॉन्स किया, तो अकॉर्डिंगली उसने क्या किया, एक रिसर्च पेपर ड्राफ्ट कर लिया कि मेरे हिसाब से जो मैंने इंक्वायरी कंडक्ट करी उस पर ये रिजल्ट पाया गया। नेक्स्ट बात करें अगर सर सेकेंडरी डेटा की, तो दोस्तों सेकेंडरी डेटा क्या होता है, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी, ठीक है, अंडरस्टूड। सबसे पहला हो गया डेटा टेकन फ्रॉम द रिपोर्ट्स ऑफ एनएसएसओ और सीएसओ और एनी अदर गवर्नमेंट एजेंसी। देखो सर बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज होती है जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के सैंपल सर्वेज और सेंसस सर्वेज कंडक्ट करती रहती है ना। अब यहाँ देखो दो एजेंसीज का नाम आया है, एक नाम आया है एनएसएसओ और एक नाम आया है सीएसओ, है ना। दोस्तों ध्यान रखना एनएसएसओ को और सीएसओ को मर्ज करके 2019 के अंदर एनएसओ बना दिया गया है ना। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन वाज द फुल फॉर्म ऑफ एनएसएसओ और सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस इज द नेम ऑफ सीएसओ। अब भैया हमने कहा सैंपल सर्वे के लिए अलग, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अलग, तो इन दोनों को मर्ज कर देते हैं और एक ही ऑर्गेनाइजेशन बना दी, एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ओके, तो ये एक सिंपल सा इंस्टीट्यूशन बन गया 2019 के अंदर। तो ये एनएसएसओ सीएसओ 50 मैटर्स के ऊपर क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। तो ये जो डेटा होगा, ओके, अगर आप उसको खुद यूज करते हो, एनएसएसओ का डेटा आप यूज कर रहे हो, तो ये आपके लिए सेकेंडरी डेटा बन जाएगा। सिमिलरली डेटा टेकन फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर, जर्नल, मैगजीन, कहीं न्यूज़पेपर से, जर्नल से, मैगजीन से अगर मान लो आप लोग डेटा उठा रहे हो, ठीक है ना, तो वो आपके लिए क्या बन गया, सेकेंडरी डेटा, क्योंकि उस न्यूज़पेपर, मैगजीन ने, जर्नल ने ऑलरेडी डेटा कलेक्ट कर रखा था। सिमिलरली डेटा टेकन फ्रॉम एनी रिसर्च स्कॉलर हु हैज कलेक्टेड डेटा फॉर हिज ओन यूज। अब किसी रिसर्च स्कॉलर ने मान लो अपने यूज के लिए डेटा कलेक्ट कर रखा है, आप उस डेटा को अगर यूज कर रहे हो तो वो डेटा आपके लिए क्या बन जाएगा, सेकेंडरी बन जाएगा, अगले पर्सन के लिए भले ही वो प्राइमरी डेटा था, ठीक है। सो होपफुली ये एग्जांपल्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। नाउ हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की, है ना। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कर रहे हैं, ओके। वो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है जिसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। सो देखिए भैया फटाफट से फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो इन इंपॉर्टेंट टर्म्स के अंदर सबसे पहली जो टर्म है वो है सर्वे क्या होता है, दूसरी टर्म है सर डेटा क्या होता है, तीसरी टर्म है सर इन्वेस्टिगेटर कौन होता है, फोर्थ टर्म है सर एन्यूमरेटर कौन होता है, फिफ्थ टर्म है सर रेस्पोंडेंट कौन है, सिक्स्थ टर्म है सर कोरेस्पोंडेंट कौन है, ठीक है। इसमें दो टर्म अभी मैं और जोड़ता हूं, ठीक है, दो टर्म और जोड़ता हूं, ठीक है। मान लीजिए सेवंथ टर्म हो गई आपके पास में आपका यूनिवर्स या पॉपुलेशन कौन है, और एर्थ में आइटम जोड़ूंगा इसके अंदर आइटम्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो ये टोटल 8 टर्म्स हो गई जिसके ऊपर हम लोगों को चर्चा करनी है। दोस्तों ध्यान रखें यूनिवर्स या पॉपुलेशन किसे कहते हो। मान लीजिए आपकी क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट हैं और आपके जो टीचर हैं वो इन 100 स्टूडेंट से रिलेटेड मार्क्स को कलेक्ट करना चाहता है, ठीक है। तो उस टीचर के लिए, है ना, वो जो टीचर है उस टीचर के लिए जो 100 स्टूडेंट है ये क्या बन जाएंगे, उसका यूनिवर्स बन जाएंगे, ठीक है ना। बिकॉज उस टीचर को इस 100 स्टूडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या करनी है, कलेक्ट करनी है, ठीक है। अब मान लीजिए वो टीचर इन 100 लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है तो उसका जो वर्किंग एरिया वो क्या हो गया, वो 100 स्टूडेंट्स, ऑलराइट। सो दोज 100 स्टूडेंट्स विल बी द पॉपुलेशन और वी कैन से यूनिवर्स फॉर दैट टीचर जो कि इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है। और इस 100 स्टूडेंट्स में से हर एक स्टूडेंट जो है ना, क्लियर, वो क्या कहलाएगा, आइटम। तो आइटम क्या होते हैं, every individual in the universe is basically known to be the item। यूनिवर्स क्या हो गया, जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन या जो भी हमारा पास एरिया अंडर स्टडी है,
दैट इज कॉल्ड एज आर यूनिवर्स। यानी जो स्कोप ऑफ स्टडी होता है अपने लिए वो हमारा यूनिवर्स है या वो हमारी पॉपुलेशन है, और उसके अंदर एंगेज्ड हर एक इंडिविजुअल पर्सन अपना क्या है, एक आइटम है। ठीक है, तो होपफुली ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि यूनिवर्स क्या होता है और एक आइटम क्या होता है। ठीक है, तो 100 लोग हैं तो 100 लोग अपने आप में यूनिवर्स है, 500 होते तो 500 हमारा यूनिवर्स होते, और 1000 होते तो 1000 हमारा यूनिवर्स है, पॉपुलेशन होती। इसका हर एक पर्सन, हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक इंडिविजुअल हमारे लिए आइटम होता है। तो इंडिविजुअली वो आइटम है, एज अ ग्रुप वो यूनिवर्स है। अब हम बात करेंगे सर्वे क्या है, डेटा क्या है, इन्वेस्टिगेटर क्या है, इन्यूमरेटर क्या है, रेस्पोंडेंट क्या है और कोरेस्पोंडेंट क्या है। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे जो पहली बात हम कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं सर, डेटा क्या होता है, व्हाट इज डेटा। ठीक, किसे कहोगे डेटा, तो डेटा होती है एक तरीके की इंफॉर्मेशन। अभी किसी पर्सन से रिलेटेड हो सकती है, किसी टाइम फ्रेम से रिलेटेड हो सकती है, किसी इवेंट से रिलेटेड हो सकती है। तो कोई भी फैक्ट, फाइंडिंग या इंफॉर्मेशन, एनी फैक्ट, एनी फाइंडिंग और एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी पर्सन, प्रोडक्ट और इवेंट। किसी भी पर्सन से रिलेटेड प्रॉब्लम, मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन है, मान लीजिए फला पर्सन की हाइट इतनी है और उसके ब्रदर की हाइट इतनी है, ये क्या होगा, एक इंफॉर्मेशन होगी। मान लीजिए उस शादी के अंदर इतने लोग आए थे, इस शादी में इतने लोग आए, तो ये एक इवेंट हो गया। ठीक है ना, या फिर मान लीजिए इस प्रोडक्ट की प्राइस इतनी है, इस प्रोडक्ट की प्राइस इतनी है, तो ये क्या हो गया, कोई प्रोडक्ट हो गया। तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उस इवेंट से रिलेटेड, उस पर्सन से रिलेटेड कोई भी फैक्ट, कोई भी फाइंडिंग, कोई भी इंफॉर्मेशन इज नोन टू बी एज डेटा। ये क्या है, टूल है विच एक्सप्रेस एनी प्रॉब्लम बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, यानी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन देगा उसको रिलेटेड टू दैट इशू और प्रॉब्लम। मान लीजिए कि इकोनॉमी के अंदर पॉवर्टी है, तो पॉवर्टी को कैसे सॉर्ट आउट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉवर्टी निकालना पड़ेगा, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉवर्टी पता करना पड़ेगा ना। अब मैग्नीट्यूड ऑफ पॉवर्टी पता करने के लिए अपन क्या करेंगे, है ना, नंबर ऑफ पुअर्स का पता लगाएंगे, है ना। और इसके लिए सबसे पहले पुअर की डेफिनेशन देंगे कि हमारे देश में कितने लोग पुअर हैं और उनकी पॉवर्टी का नेचर कैसा है ना, उनको क्या नहीं मिलता है। जैसे कि भाई रोटी कपड़ा मकान नहीं मिले तो वो पुअर है। ठीक है, एक इंसान को रोटी नहीं मिल रही है, कपड़ा मिल रहा है, मकान मिल रहा है, तो भी वो गरीब है। रोटी मिल रही है, कपड़ा मिल रहा है, मकान नहीं है, तो भी वो गरीब है ना। क्लियर, कपड़ा मिल रहा है, मकान मिल रहा है, रोटी नहीं मिल रही तो भी वो गरीब है। रोटी मिल रही है, मकान मिल रहा है, कपड़ा नहीं मिल रहा तो भी वो गरीब है। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो जब भी आप किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन करते हो तो प्रॉब्लम कितनी बड़ी कितनी छोटी ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, विच हेल्प्स इन एनालाइजिंग दैट इशू और प्रॉब्लम। तो जब आपको पॉवर्टी का प्रॉब्लम क्या है, पॉवर्टी का इशू कितना बड़ा है, ये पता चलेगा तो आप अकॉर्डिंगली क्या कर पाओगे, सॉल्यूशंस दे पाओगे। नेक्स्ट बात है हमारे पास में सर्वे। सर्वे क्या होता है भैया, डेटा लाओगे कहां से, डेटा लाओगे कहां से। अगर मान लीजिए आपका एरिया ऑफ इंक्वायरी है 100 लोग, तो इन 100 लोगों से जाके आप डेटा पूछोगे, इंफॉर्मेशन पूछोगे, तो जो इंफॉर्मेशन पूछने का जो जरिया है, इंफॉर्मेशन पूछने का जो तरीका है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वे बोलते हैं। तो ये हो गया मेथड या फिर टूल ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी पर्सन, प्रॉब्लम और प्रोडक्ट या इवेंट। किसी भी पर्सन से रिलेटेड, किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड या फिर किसी भी इवेंट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करने का जो मेथड होता है, जो टूल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वे बोलते हैं। ठीक है ना, आप घर घर जाएंगे, घर घर से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, तो ये क्या बन गया, दिस बिकम्स योर सर्वे। ऑलराइट, ये आपका क्या बन गया, सर्वे बन गया। ऑलराइट, उम्मीद करता हूं कि ये चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज की, और ये क्या है सर, इन्वेस्टिगेटर। क्या है दोस्तों, इन्वेस्टिगेटर। नाउ हु इज द इन्वेस्टिगेटर। आपका जो क्लास टीचर था वो आप 100 बच्चों से रिलेटेड मार्क्स का बेसिकली कितने मार्क्स आप लोगों ने स्कोर करे वो पूछना चाह रहा था। तो ये जो टीचर है आपके लिए वो क्या करना चाह रहा है, इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहा है अबाउट ऑल द 100 स्टूडेंट्स, है ना। तो उसे हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टिगेटर बोलेंगे। तो इन्वेस्टिगेटर एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को दिमाग में रखते हुए लोगों से उसकी इंफॉर्मेशन लेता है या फिर लोगों से कुछ इंफॉर्मेशन पूछता है। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन किसी प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए आप लोगों से कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है और वो कुछ करना चाहता है उस इंफॉर्मेशन का, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड एज इन्वेस्टिगेटर। तो इन्वेस्टिगेटर कौन हो गया, एक पर्सन हो गया who conducts a statistical inquiry, यानी उसने स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी कंडक्ट करी, आपसे पूछा आपका नाम क्या है, आपके मार्क्स क्या आए थे, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ऐसी सारी चीजें। ओके, क्यों कर रहा है, फॉर सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव या पर्पस। अब मान लीजिए रैंडमली कोई क्लास टीचर के अलावा कोई दूसरा टीचर आया, बोला कि भैया तेरे मार्क्स क्या है, तेरे मार्क्स क्या है, तेरे मार्क्स क्या है, पूछ लिया। होता है ना कई बार स्कूल्स के अंदर कि भैया क्लास टीचर तो आपसे मार्क्स पूछता है किसी पर्पस के लिए। एक अरेंजमेंट लगा किसी टीचर का, एक टीचर एब्सेंट था, उसकी जगह कोई दूसरे सर आए, उन्होंने पूछा हाँ भाई तेरा मार्क्स कितना है, हाँ भाई तेरे मार्क्स कितना है, हाँ भाई तेरे मार्क्स कितना है, ऐसे रैंडमली पूछ लिया। उनका कोई मोटिव नहीं था कि एवरेज मार्क्स निकालना है, कुछ और करना है। ठीक है, सिंपली ही जस्ट आस्क्ड फ्रॉम यू,
ऑलराइट। तो ये जो पर्सन था जिसने बिना किसी पर्पस के आपसे इंफॉर्मेशन पूछी, क्या वो इन्वेस्टिगेटर? नो। लेकिन जिस पर्सन ने किसी पर्पस को ध्यान में रखते हुए आपसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, दैट पर्सन इज इन्वेस्टिगेटर। नेक्स्ट हो गया दोस्तों एन्यूमरेटर। क्या हो गया? एन्यूमरेटर। अब एन्यूमरेटर कौन होता है? देखो, जब एरिया ऑफ इंक्वायरी यानी जो पॉपुलेशन का साइज या यूनिवर्स का साइज बहुत बड़ा होता है, और जहां इन्वेस्टिगेटर के लिए चीजें बहुत मुश्किल होती है कि इन्वेस्टिगेटर पर्सनली हर पर्सन से मिल पाए, है ना, तो वो क्या करता है, अपने अंडर ट्रेन्ड एक्सपर्ट रखता है जो इस पूरे यूनिवर्स के अलग अलग हिस्सों में जाके अलग अलग एन्यूमरेटर क्या करेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लेके आएगा। तो एन्यूमरेटर्स कौन है? ये बेसिकली होते हैं पर्सन अपॉइंटेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हु विल कंडक्ट द सर्वे, जो सर्वे कंडक्ट करेंगे एंड कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द इंफॉर्मेंट, है ना, और इंफॉर्मेंट्स से, है ना, इंफॉर्मेंट्स बोल दो, ठीक है, और रेस्पोंडेंट्स बोल दो, है ना, या इंटरव्यूवी बोल दो। क्या बोल दो? इंटरव्यूवी बोल दो, जो इंटरव्यू देगा, और जो इंटरव्यूअर है वो इंटरव्यू लेगा, है ना। इंफॉर्मेंट मतलब जिस पर्सन से मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, जो आइटम अंडर पॉपुलेशन है ना, वो हर एक आइटम क्या कहलाएगा? इंफॉर्मेंट कहलाएगा, बिकॉज वो आइटम इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेटर क्लियर हो गया, एन्यूमरेटर क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं हम लोग किसकी? रेस्पोंडेंट की। किसकी बात करते हैं सर? रेस्पोंडेंट की। कि सर रेस्पोंडेंट कौन होता है? हु इज नोन एज रेस्पोंडेंट? तो रेस्पोंडेंट बोल दीजिए, है ना, या फिर इंफॉर्मेंट बोल दीजिए, है ना, या फिर इंफॉर्मेंट बोल दीजिए। रेस्पोंडेंट बोल दीजिए या फिर इंफॉर्मेंट बोल दीजिए। रेस्पोंडेंट कौन है? एक पर्सन अबाउट हुम द इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जानी है। तो जिस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जानी है वो पर्सन कौन कहलाएगा बेटा? दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज अ रेस्पोंडेंट। उसको हम क्या बोलेंगे? रेस्पोंडेंट बोलेंगे। यानी एक ऐसा पर्सन जो क्या करेगा? हु गिव्स द आंसर और इंफॉर्मेशन आस्क्ड बाय द एन्यूमरेटर और इन्वेस्टिगेटर, है ना। जो इन्वेस्टिगेटर आपसे इंफॉर्मेशन पूछेगा, ठीक है, जो एन्यूमरेटर आपसे इंफॉर्मेशन पूछेगा, या तो इन्वेस्टिगेटर खुद आएगा या फिर इन्वेस्टिगेटर एन्यूमरेटर को भेजेगा। तो जो एन्यूमरेटर या फिर इन्वेस्टिगेटर इंफॉर्मेशन पूछेंगे और आप जब इंफॉर्मेशन देंगे तो आप क्या कहलाएंगे? रेस्पोंडेंट कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक टीचर ने आके आप सब लोगों से पूछा आपके मार्क्स कितने हैं, तो टीचर कौन था? बेसिकली इन्वेस्टिगेटर। आप सब कौन थे? रेस्पोंडेंट्स थे या इंफॉर्मेंट्स थे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है दोस्तों को रेस्पोंडेंट की, कि भाई को रेस्पोंडेंट्स कौन होते हैं, है ना, हु आर नोन एज को रेस्पोंडेंट। अब को रेस्पोंडेंट किस केस के अंदर काम करेंगे? देखो, कई बार कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जहां से आपको कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन की सप्लाई चाहिए होती है ना, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन इज नीडेड। जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रैफिक एरिया है, कोई ट्रैफिक सिग्नल है जहां पे एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। अब जहां एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो वहां पे किसी न्यूज चैनल को ये जरूर पता करना है, ठीक है, कि यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं। जैसे ही कोई एक्सीडेंट हुआ हाथों हाथ वो लेके पहुंच नहीं सकता, तो उसने वहां पे एक लोकल पर्सन या लोकल एजेंट क्या कर लिया, हायर कर लिया, और उसको बोला कि देख भाई यहाँ पे जैसे ही एक्सीडेंट होता है तो मेरे को इंस्टेंटली क्या करना, वीडियो बना के भेज देना और मुझे इन्फॉर्मेशन दे देना कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, ताकि मैं अपने न्यूज चैनल के ऊपर एक्सक्लूसिवली इसको दिखा सकूं। तो जिस जगह पे कोई चीज हुई है, ठीक है ना, उसको वो लोग नहीं बता सकते, कोई दूसरा पर्सन क्या कर रहा है, लाइव बता रहा है। ठीक है, तो जो पर्सन हो गए या फिर लोकल एजेंट्स हो गए अपॉइंटेड बाय द इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर के थ्रू जो अपॉइंटेड होते लोग एट डिफरेंट प्लेसेस, हु सप्लाइज कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन, जो क्या करते हैं, कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन देते हैं किसको, इन्वेस्टिगेटर को, उन्हें हम लोग को रेस्पोंडेंट्स बोलते हैं। तो ये जनरली अपॉइंट कौन करता है, दीज आर जनरली अपॉइंटेड बाय टीवी, रेडियो चैनल्स, न्यूज़पेपर एटसेट्रा, जिनको कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन की क्या चाहिए होती है, सप्लाई चाहिए होती है। ओके, सो होपफुली ये 5-6 टर्म जो मैंने बताई आप लोगों को समझ में आ गई। वो सर्वे क्या होता है, डेटा क्या होता है, रेस्पोंडेंट कौन है, को रेस्पोंडेंट कौन है, इन्वेस्टिगेटर कौन है, एन्यूमरेटर कौन है, देन आइटम क्या होता है, और बेसिकली आपका यूनिवर्स या फिर पॉपुलेशन क्या होता है। आई होप दैट एवरी पॉइंट शुड बी क्लियर एंड अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू। सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा। नेक्स्ट बात पे बढ़ते हैं ना। अब जब हम लोगों ने देख लिया कि प्राइमरी डेटा क्या होता है, तो डेटा कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इस प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कैसे करना है, दैट इज द मेन थिंग दैट वी नीड टू डिसाइड। तो मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, है ना। तो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के मेथड्स कौन कौन से हैं? सो स्टूडेंट्स, देयर आर बेसिकली 4 मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग द प्राइमरी डेटा। सबसे जो पहला मेथड है वो है इंटरव्यू मेथड, है ना। सबसे जो पहला मेथड है वो है इंटरव्यू मेथड, यानी आप किसी पर्सन से इंटरव्यू करोगे। अब इंटरव्यू जो है वो हम 3 तरह से कर सकते हैं।
एक तो पर्सन से डायरेक्टली मुलाकात करी, मतलब एक पर्सन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, उस पर्सन से हम लोगों ने डायरेक्टली मुलाकात करी, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड। दूसरा, हमने उस पर्सन से डायरेक्टली मुलाकात नहीं करी, उस पर्सन को फोन कर लिया, तो ये हो गया टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड। तीसरा, भाई साहब वो पर्सन ना तो सामने आने के लिए अवेलेबल है ना टेलीफोन पे अवेलेबल है, तो उस पर्सन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैंने किसी और पर्सन से पूछ ली, तो ये हो गया एक तरीके से इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू मेथड या फिर इन्वेस्टिगेशन मेथड। अब या फिर कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्टली उस पर्सन से यूं नहीं पूछ के किसी इनडायरेक्ट तरीके से मैंने क्या किया, इन्फॉर्मेशन पता लगाने की कोशिश कर ली, ठीक है ना, जैसे नॉर्मली बातों ही बातों में मैंने पूछ लिया उससे कोई चीज, तो ये हो गया इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। वैसे इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन ना होके ये होता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, जहां पे हम लोग उस पर्सन से डायरेक्टली नहीं मिलते और उस पर्सन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखने वाले किसी पर्सन से हम क्या करते हैं, मुलाकात करते हैं, है ना, क्लियर। तो ये तो हो गया इंटरव्यू मेथड। फिर जो नेक्स्ट मेथड आएगा वो आएगा मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड, है ना। अब हमने कहा यार इंटरव्यू डायरेक्टली मैं खुद जाके नहीं करूंगा, ना टेलीफोन पे करूंगा ना खुद जाके करूंगा फेस टू फेस, मेरे को तो जो क्वेश्चन पूछने हैं मैं उस क्वेश्चन का एक फॉर्मेट बना दूंगा, है ना। तो देखो क्वेश्चनियर जो है, ये जो क्वेश्चनियर वर्ड दे रखा है यहाँ पे, ये होता क्या है सर, है ना, ये क्वेश्चनियर होता क्या है सर, अ फॉर्मेट ऑफ वेल ड्राफ्ट क्वेश्चंस, है ना, टू बी आस्क्ड टू, है ना, या टू बी आस्क्ड फ्रॉम इन्फॉर्मेंट्स, ठीक है ना। एक फॉर्मेट होता है वेल ड्राफ्ट क्वेश्चंस का, जो कि हमें इन्फॉर्मेंट्स से क्या करने पूछने, तो उसे हम लोग क्वेश्चनियर बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो फॉर्मेट होता है ना, अगर ये जो फॉर्मेट होता है, हम दो तरीके से इस फॉर्मेट से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर इस फॉर्मेट को हम एक ट्रेंड पर्सन को लेके भेजें कि भाई जा तू भर के लेके आ, या तू भरवा के लेके आ, तू जा तो पूछ और तू भरना, जैसे जैसे इंफॉर्मेंट बोलता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं शेड्यूल। और अगर इसी क्वेश्चनियर को, सेट ऑफ क्वेश्चन को हम लोग ईमेल कर देते हैं या फिर फिजिकली मेल कर देते हैं, तो ये कहलाता है क्वेश्चनियर, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या हो गया, मेल्ड क्वेश्चनियर या फिर क्वेश्चनरीज फिल्ड एंड सेंट बाय इन्यूमरेटर। तो क्वेश्चनरीज कौन फिल करेगा, इन्यूमरेटर फिल करेंगे, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हो गया बेटा ऑब्जर्वेशन मेथड, यानी इन्वेस्टिगेटर एक जगह बैठ जाएगा और ऐसे ऑब्जर्व करेगा। मान लीजिए मॉल में आके बैठ गया, वो पता लगाना चाहता है कि मॉल में जो लोग आ रहे हैं उनकी एवरेज हाइट कितनी है, तो वो ऑब्जर्व कर रहा है ना। जैसे ही मॉल में पर्सन ने एंट्री किया, उसको ऑब्जर्व किया कि हाँ लगभग इसकी हाइट 5 फुट 6 इंच होगी, या कोई टूल लगा दिया वहां पे जिससे उसका वेट पता चल गया, वेट पता लगाना चाहता है, जैसे ही वो फुट स्टेप रखता है, सिक्योरिटी का जो एक गेट होता है वहां से निकलता है, जैसे ही फुट रखेगा वहां पे उसने वेइंग मशीन लगा रखी है, तो वेइंग मशीन रखेगा और ऑब्जर्वेशन, तो किसी टूल की हेल्प से उसने सिंपल ऑब्जर्वेशन, बिना उससे पूछा भी नहीं कि तुम्हारा वेट क्या है क्या नहीं है, तुम इसके ऊपर खड़े हो, वो सिंपली पास कर रहा था, उसको खड़ा होना ही पड़ेगा वहां पे, इससे उसका वेट रिकॉर्ड हो गया और उसने रिकॉर्ड कर लिया। दिस इज कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशन मेथड, मतलब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी नहीं करो तो भी चलेगा, ठीक है। तो वन बाय वन हर मेथड को समझ लेते हैं, ओके, सो दैट इट विल बी वेरी क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। चलिए, सबसे जो पहला मेथड आप लोगों को दिख रहा है आपके सामने, वो क्या है दोस्तों, इंटरव्यू मेथड। कौन सा मेथड है बेटा, इंटरव्यू मेथड। अब इंटरव्यू मेथड के अंदर, है ना, अब इंटरव्यू मेथड के अंदर देखिएगा, सबसे जो पहला मेथड दिख रहा है आपको इंटरव्यू मेथड, है ना। इंटरव्यू मेथड के अंदर जो सबसे पहला जो मेथड मैं दिखा रहा हूं आपको, वो है पर्सनल इंटरव्यू मेथड, है ना, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इंटरव्यू मेथड। अब यहां देख लीजिए, ये जो पर्सन है ये क्या है, ये रेस्पोंडेंट है, ठीक है ना, और ये दोनों के दोनों पर्सन क्या है सर, ये दोनों के दोनों जो पर्सन है, ठीक है ना, ये इंटरव्यूअर है ना, ये क्या है, इंटरव्यूअर्स, दो लोग हैं वो इंटरव्यू कर रहे हैं, ठीक है, किसका, इस पर्सन का, इस रेस्पोंडेंट का। बोलते हैं भैया बताओ तुम्हारे बारे में, तुम्हारा नाम बताओ, पापा का नाम बताओ, तुम्हारी क्या क्वालिफिकेशन थी, ऐसा वैसा कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू मेथड में होता क्या है सर, जो इन्वेस्टिगेटर है ये मीट करता है रेस्पोंडेंट्स को डायरेक्टली, खुद मुलाकात करेगा, डायरेक्टली मुलाकात करेगा, एंड कलेक्ट द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन देन एंड देयर फ्रॉम देम, है ना, और रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को उसके बाद कलेक्ट करेगा। सिंपल है। अब यहाँ पे इसकी सूटेबिलिटी क्या है, जब आपको 200, 500, 1000, 2000, 50,000 लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो इस मेथड से नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि डायरेक्ट मुलाकात होती है आपकी, तो इंफॉर्मेशन बिल्कुल डायरेक्टली आपको एक्यूरेट मिलती है।
दूसरी सबसे बड़ी वजह इसकी ये एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है, इसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा, पैसा भी ज्यादा लगेगा, एफर्ट भी ज्यादा लगेंगे। ठीक है, अब एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आएगा कि इंटरव्यू मेथड को कौन से केसेस के अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं, या फिर इस केस में हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं। अब ये जो मैं आपको कंटेंट पढ़ा रहा हूं ना, ये देखो सर, ये ध्यान रखना ICAI के मॉड्यूल का कंटेंट है ना। किसका कंटेंट है? ICAI के मॉड्यूल का कंटेंट है, कुछ नया कंटेंट नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, है ना। ICAI के मॉड्यूल का कंटेंट है, ठीक है ना, तो उसी के अकॉर्डिंगली अपन पढ़ रहे हैं, तो ये चीज आपको जरूर याद रखनी है। तो दोस्तों देखो ध्यान रखना, अगर मान लीजिए नेचुरल कैलेमिटी है, जैसे कि मान लीजिए कोई सुपर साइक्लोन हो गया, या फिर अर्थक्वेक आ गया, या कोई एपिडेमिक आ गई जैसे कि प्लेग आ गया, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, वी में कलेक्ट, है ना, वी में कलेक्ट डेटा मच मोर क्विकली एंड एक्यूरेटली बाय अप्लाइंग दिस मेथड। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए नेचुरल कैलेमिटी के केस में आप कौन सा मेथड लगाओगे, तो यू नीड टू राइट वी विल सिंपली यूज अ पर्सनल इंटरव्यू मेथड। हम पर्सनल इंटरव्यू मेथड क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो पर्सनल इंटरव्यू मेथड में पर्सनल कांटेक्ट होता है, ठीक है ना। फिर अगर हम लोग इसके ऊपर थोड़ी सी बात करें और, है ना, सो नॉट suitable for wide एरिया, है ना, वाइड एरिया में कवरेज नहीं कर पाओगे। ठीक है, पहली बात तो, ठीक है। इसकी मेरिट की बात करें तो एक्यूरेट डेटा आपको मिल जाएगा। डीमेरिट की बात करें तो क्या हो जाएगा, अनइकोनॉमिकल है। अनइकोनॉमिकल जब भी बोलूंगा तब ध्यान रखना, पैसा भी ज्यादा लगेगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा, एफर्ट भी ज्यादा लगेंगे। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं कि भैया हमको डायरेक्टली मुलाकात नहीं करनी। अब हम क्या मुलाकात करें, इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड। अब यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर है वो कैसे कलेक्ट करता है नेसेसरी इंफॉर्मेशन को, ठीक है ना, विद द प्रॉब्लम्स विदाउट पर्सनली मीटिंग देम, यानी इनडायरेक्टली, पर्सनली मुलाकात नहीं करी उसने, इनडायरेक्ट मुलाकात करी। अब देखो ये जो मेथड एक्चुअली है ना, ये मेथड आपके बुक के अंदर देखोगे, ICAI के कंटेंट में देखोगे तो क्लियरली डिफाइंड नहीं है। अब इनडायरेक्टली मुलाकात भी नहीं करी और मैंने उस पर्सन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछ ली, ऐसा कैसे संभव है, सोच के देखो। या तो टेलीफोन पे संभव है, पर्सनली मुलाकात करके संभव है, सामने वाला पर्सन तो तभी बोलेगा मेरे को, लेकिन मुझे इनडायरेक्ट बात करनी है। तो इस मेथड का एक्चुअल नेम अगर 11th की NCERT की बुक उठाओगे तो उसमें लिखा है इनडायरेक्ट, है ना, ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड। अब इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड क्या होता है, जिसके अंदर हम लोग कई बार पर्सन से डायरेक्टली मुलाकात नहीं कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए एक पर्सन बेसिकली रास्ते से जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, है ना। अब हमें पूछना है कि भाई एक्सीडेंट का टाइम क्या था, एक्सीडेंट किस कारण हुआ, किसकी गलती थी, ये सब इंफॉर्मेशन हम लोगों को पूछनी है। सो नाउ व्हाट वी विल डू, अगला पर्सन तो भाई साहब हॉस्पिटल पे लेटा है ना, व्हील चेयर पे, ये मान लो स्ट्रेचर पे लेटा हुआ है या बेड पे लेटा हुआ है, ओके, और उसको कोई होश खबर नहीं है, ऐसे भाई साहब लंबे होके लेटे पड़े, ऑलराइट। अब वो पर्सन रिस्पॉन्स कर नहीं सकता, व्हाट वी विल डू, जो एविडेंसेस थे वहां पे, जिन्होंने सामने देखा प्राइमा फेसी इवेंट के एक्सीडेंट हुआ तो क्यों हुआ, उन लोगों से हम लोग पूछेंगे कि भैया बताओ, लिखित में नहीं पूछ रहे, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली में नहीं मिल रहे, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, कि भैया बताओ ये चीज क्यों हुई। समझ गए मेरी बात को। सो इफ देयर आर सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन रीचिंग द रेस्पोंडेंट्स डायरेक्टली, अगर हम रेस्पोंडेंट्स तक डायरेक्टली नहीं पहुंच पा रहे, जैसे कि मान लीजिए एक क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, उस 100 बच्चों में से आज 2 बच्चे नहीं आए। अब टीचर के लिए ये पॉसिबल है, टीचर कॉल कर रहा है तो कॉल उठा नहीं रहे, डायरेक्टली जाके मिल नहीं सकता टीचर उनसे, समझ गए, क्योंकि फिर स्कूल का टाइम खराब होगा। तो टीचर ने बोला हाँ भैया बताओ मुकुल और नकुल क्यों नहीं आए, ठीक है ना। तो मुकुल और नकुल के घर के पास में गोविंद रह रहा था, गोविंद ने बोला कि सर कल उनके घर में कोई डेथ हो गई थी इसलिए मुकुल और नकुल नहीं आए। तो इनडायरेक्टली पूछा, पर्सनली मुलाकात नहीं करी, किससे, गोविंद से, जिसको मुकुल और नकुल के बारे में इंफॉर्मेशन थी, ठीक है ना। एज इन द केस ऑफ रेल एक्सीडेंट, अब ये रेल एक्सीडेंट वाली बात बोल रहा है कि मान लो कहीं पे रेल एक्सीडेंट हो गया तो जो पर्सन दुर्घटना पीड़ित हुए हैं वो लोग तो नहीं बोल पाएंगे, तो उसकी जगह पे हम किसी और पर्सन से पूछेंगे कि भैया क्या हुआ था, ठीक है, या उन लोगों के साथ जो हॉस्पिटल के अंदर है उनसे पूछेंगे। देन वी मे टेक रिकोर्स फॉर कंडक्टिंग एन इनडायरेक्ट इंटरव्यू। तो देखो ध्यान रखना, रेल एक्सीडेंट का जब केस आए कि रेल एक्सीडेंट के केस के अंदर कौन सा इंटरव्यू लगेगा, तो आप ध्यान रखना इनडायरेक्ट इंटरव्यू, और नेचुरल कैलेमिटी के केस में कौन सा लगेगा, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। ये बात, 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ICAI के मॉड्यूल का कंटेंट है, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट बात हम कर रहे हैं, नेक्स्ट बात जो हो रही है वो हो रही है सर
टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड की। किसकी बात कर रहे हैं सर? टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड की। ठीक है, तो टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड। अब टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड क्या है? टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड में सिंपली हम लोग इन्फॉर्मेशन को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे रिसर्चर या उसकी जगह पे एन्यूमरेटर, ठीक है ना, बाय कंडक्टिंग द इंटरव्यू ओवर द फोन, है ना, बाय कॉन्टेक्टिंग द इंटरव्यूई ओवर द फोन। तो जो इंटरव्यूई है यानी जो रेस्पोंडेंट है हमारे लिए, जो इन्फॉर्मेंट है, उसको ओवर द कॉल हम बात करेंगे कि भाई बता ये इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। ठीक है, अब ये जो मेथड है सबसे बेस्ट कहा किसके लिए, जहां पे मैं पर्सनली मुलाकात नहीं कर सकता या मेरे लिए पर्सनली मिलना बहुत मुश्किल है, तो जो रिमोट एरियाज होते हैं यानी दूर सुदूर गांव देहात के इलाके होते हैं, पहाड़ों के ऊपर कोई इलाका जहाँ पे पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, वहां पे टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड इज द बून वी कैन से, ओके, सबसे बेस्ट चीज है ये हमारे लिए। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, जहां पे पर्सनल कॉन्टेक्ट जो है नॉट पॉसिबल, है ना, जहां पे पर्सनल कॉन्टेक्ट संभव नहीं है ना, जहां पे पर्सनल कॉन्टेक्ट संभव नहीं है वहां पे हम लोग इस मेथड को यूज लेंगे। सबसे क्विक है, ओके, और नॉन एक्सपेंसिव वे है, इनएक्सपेंसिव वे है क्योंकि ज्यादा पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन लेस कंसिस्टेंट होता है और चांसेस ऑफ नॉन रेस्पॉन्सेज भी बहुत हायर होते हैं। आप फोन करोगे, अगला इंसान फोन पटक देगा, क्या कर लोगे, यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग, ओके। लेकिन इसकी कवरेज क्या है, वाइड है, तो जो वाइड कवरेज है ये इसकी हो गई मेरिट। ठीक है ना, क्विक जो है ये इसकी हो गई मेरिट, नॉन एक्सपेंसिव है ये हो गई इसकी मेरिट। ठीक है ना, अब जो लेस कंसिस्टेंट है ये इसकी हो गई डीमेरिट, है ना, और पर्सनल कांटेक्ट नॉट पॉसिबल ये इसकी हो गई डीमेरिट। तो आप जब क्वेश्चन पूछोगे तो अगले पर्सन के चेहरे के हाव भाव नहीं पता कर पाओगे कि पर्सन सही बात बोल रहा है झूठ बोल रहा है। डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट के अंदर ये चीज बहुत इजीली हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट बात हम लोग कर रहे हैं, और नेक्स्ट बात क्या है सर, जो फर्स्ट टू मेथड्स है, कौन से फर्स्ट टू मेथड, पर्सनल इंटरव्यू मेथड एंड इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड। ये क्या है, जहां पे डायरेक्टली किसी पर्सन से रिलेटेड मुलाकात कर रहे हो या फिर इनडायरेक्ट तरीके से पूछ रहे हो, ये क्या होते हैं, ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, ओके, आर इनएप्लीकेबल फॉर कवरिंग वाइड और लार्ज एरिया। तो लार्ज एरिया में इनको लगाना संभव नहीं है, बिकॉज बहुत मुश्किल होती है डायरेक्टली हर पर्सन से जाके पूछना जब एरिया बहुत ज्यादा बड़ा हो। ठीक है, लेकिन जो हमारा थर्ड मेथड है, कौन सा मेथड है भैया, थर्ड मेथड है, यानी टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड, ये वाइड एरिया कवर कर सकता है, तो ये इसकी सबसे बड़ी मेरिट हो गई। लेकिन जो चांसेस ऑफ नॉन रेस्पॉन्स होते हैं इन तीनों में से वो सबसे ज्यादा किसके अंदर है, इसके अंदर है, यानी टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड में। आप फोन करोगे, अगला पर्सन रिस्पॉन्स करेगा ही नहीं, क्या कर लोगे, यू कांट डू एनीथिंग, यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग ऑफ हिम। ऑलराइट, तो चांसेस ऑफ नॉन रिस्पॉन्स मैक्सिमम होते हैं इसके अंदर। ऑलराइट, होपफुली ये बात क्लियर होगी आपके लिए। तो भैया हम लोगों ने सबसे पहला इंटरव्यू मेथड तो देख लिया, अब हमारे सामने कौन सा मेथड है सर, अब हमारे सामने है मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड, है ना, मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड। अब मैं अगेन बता रहा हूं कि अगर मेल्ड क्वेश्चनियर क्या होता है, एक फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन होता है ना, फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन। अगर यही फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन आपने क्या कर दिया, मेल कर दिया, क्या कर दिया, मेल कर दिया, ठीक है, या आपने इसको बाय भेज दिया, बाय इन्यूमरेटर। ठीक है, अगर ये मेल किया आपने तो ये बेटा मेल किया तो ये क्या है बेटा, ये है क्वेश्चनियर। क्या है बेटा, ये क्वेश्चनियर। और अगर इसी को आपने इन्यूमरेटर के थ्रू भेजा, तो इन्यूमरेटर के थ्रू भेजा तो ये है शेड्यूल। समझ गए, तो जब मेल करते हो तो मेल करते टाइम ये है क्वेश्चनियर, और अगर इन्यूमरेटर के थ्रू भेजते हो तो ये है भाई शेड्यूल। अब इसमें होता क्या है सर, मेल्ड क्वेश्चनियर के अंदर एक बढ़िया प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर जमाए हुए कुछ क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉपरली सीक्वेंस्ड क्वेश्चन होते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, है ना, क्लियर। और उन लॉजिकल क्वेश्चंस के सेट को आप मेल करते हो और अगले पर्सन को बोलते हो भैया रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप इसको रिटर्न भी कर देना, है ना। और रिटर्न करने के लिए जो एनवेलप है, जो प्री स्टैम्प्ड बेसिकली वी कैन से एनवेलप है, वो मैं आपको भेज रहा हूं, आप अपने रिस्पॉन्सेज को रिकॉर्ड करके मुझे भेज दीजिएगा, मुझे इस पर्पस के लिए ये क्वेश्चंस आपसे पूछने पड़ रहे हैं। तो आप पर्पस बताइए उसको, पर्पस बताने के साथ में प्री स्टैम्प्ड एनवेलप भेजिए, हो सके तो कोई गिफ्ट भी भेजिए, ताकि अगला पर्सन जो है आराम से आप लोगों को उसका रिस्पॉन्स कर पाए। ठीक है, तो इसमें होता क्या है सर, इसमें होता है बेसिकली वेल ड्राफ्ट एंड साउंडली सीक्वेंस। साउंडली सीक्वेंस का मतलब हो गया, मान लीजिए आपने किसी पर्सन से क्वेश्चन पूछना है, उसमें क्वेश्चन पूछा कि डू यू हैव एनी चाइल्ड, ओके, एंड फिर नेक्स्ट पूछा आर यू मैरिड। तो यार बेवकूफी वाली बात है, सबसे पहले क्या पूछोगे, आर यू मैरिड,
देन पूछोगे डू यू हैव एनी चाइल्ड, ठीक है ना, क्लियर, हाउ मेनी, 1 और 2, ये बाद में पूछना। तो एक जेन्युइनली सीक्वेंस क्वेश्चन क्या होता है, पहले पूछो नाम, पता पूछो, मैरिज हुई या नहीं पूछो, फिर बच्चे हैं या नहीं है पूछो, स्कूल जाते हैं नहीं जाते ये पूछो, इस तरीके से इंफॉर्मेशन पूछ लो। पहले पूछो बच्चे स्कूल जाते हैं नहीं जाते, दूसरी बात पूछ रहे हो कि बच्चे हैं या नहीं है, तीसरी बात पूछ रहे हो मैरिड हो या अनमैरिड हो, तो ये बेवकूफी भरा सीक्वेंस हो गया, ठीक है। तो साउंडली सीक्वेंस क्वेश्चन ये होना चाहिए, covering all the important aspects of problem under consideration and sending them to the respondents with prepaid stamp। क्या करोगे, प्रीपेड स्टैंप लगा के भेजोगे, क्योंकि अगला पर्सन आपको क्यों भर के भेजेगा ये सोचने वाली बात है ना। आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑल द नेसेसरी गाइडलाइंस फॉर फिलिंग अप द क्वेश्चन ना, तो इनको क्या देनी है, आपको गाइडलाइंस भी देनी है क्वेश्चन को फिल करने के लिए। अब इसकी मेरिट जो है वो क्या हो गई, ये वाइड एरिया जो है ये कवर कर पाओगे तो ये इसकी मेरिट हो गई। यानी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन भेज दो। आज के टाइम पे कैसे होता है, आपने मिंत्रा से, फ्लिपकार्ट से, अमेजन से कोई सामान खरीदा, आपके पास एक मेल आता है, हाउ मच यू आर सेटिस्फाइड विद आवर प्रोडक्ट और सर्विसेज, प्लीज रेट, काइंडली रेट। तो ये क्या है, ये यही चीज है मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड। पहले के टाइम पे फिजिकली मेल भेजते थे, आज के टाइम पे ईमेल भेजते हैं, ठीक है ना। वाइड एरिया कैन बी कवर्ड यूजिंग द मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड। अब जो चांसेस ऑफ नॉन रेस्पॉन्स है इज लाइकली टू बी मैक्सिमम, है ना। तो जो नॉन रेस्पॉन्स के चांसेस हैं ये भी क्या है सर, सबसे ज्यादा है। चांसेस ऑफ नॉन रेस्पॉन्स इज लाइकली टू बी मैक्सिमम। तो ये क्या बन गई, इसकी डीमेरिट बन गई। क्या बन गई, इसकी डीमेरिट बन गई। ये मेरिट और ये डीमेरिट। होपफुली ये बात क्लियर हो गई आपको, है ना। मेरिट वाइड कवरेज, लेकिन डीमेरिट क्या हो गया कि नॉन रेस्पॉन्स के चांसेस टेलीफोनिक में भी हायर है, उसमें भी हायर है। अगला पर्सन क्या करेगा, मेल को फाड़ के फेंक देगा। क्या करोगे, फिजिकल मेल को बता रहा हूं, यानी जो आपने लेटर भेजा उसको, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, विच इज द ऑब्जर्वेशन मेथड। लेकिन इस ऑब्जर्वेशन मेथड से पहले मैं आपको कौन सा करवाता हूं, क्वेश्चनियर्स फिल्ड एंड सेंट बाय एन्यूमरेटर्स। क्वेश्चनियर कौन फिल कर रहा है, एन्यूमरेटर फिल कर रहा है। एन्यूमरेटर कौन होते हैं, एक्सपर्ट पर्संस अपॉइंटेड बाय द इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। अब इस टाइप के मेथड में होता है कि हम लोग एक क्वेश्चन फॉर्मेट बनाते हैं और एन्यूमरेटर को दे देते हैं कि भाई तू इन लोगों से भरवा के लेके आ जा। तो एन्यूमरेटर क्या करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है डायरेक्टली बाय इंटरव्यूइंग द पर्संस हैविंग इंफॉर्मेशन। यानी जो इंफॉर्मेंट्स हैं, जो रेस्पोंडेंट्स हैं, उन लोगों को इंटरव्यू करता है और उन लोगों से इंफॉर्मेशन भरवा के लेके आता है। सबसे पहले वो उसको क्वेश्चन एक्सप्लेन करेगा, और जनरली ये एन्यूमरेटर्स कौन, जो लोकल लैंग्वेज के अंदर वेलवर्स होते हैं, है ना। गुजरात में गुजराती, राजस्थान में राजस्थानी, मारवाड़ी जानने वाले, है ना, इस तरीके। पंजाब में पंजाबी जानने वाले, क्योंकि कई लोगों को हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती, तो उनको उनकी लोकल लैंग्वेज ही आती है, ठीक है। तो क्वेश्चंस आर एक्सप्लेन्ड एंड हेंस डेटा इज कलेक्टेड। अब ये मेथड्स कहाँ सबसे लिए सुटेबल है, जहां थोड़ी सी एक्यूरेसी चाहिए और 100% रेस्पॉन्सेज रिक्वायर्ड है। तो एन्यूमरेटर को अपॉइंट करो, वो जाएगा और 100% लोगों से क्या करेगा, लेके आएगा। नॉन रेस्पॉन्सेज जनरली कम होंगे। द फॉर्म ऑफ डेटा कलेक्शन इज यूज्ड फॉर द लार्जर इंक्वायरीज, है ना। यानी जो मेल्ड क्वेश्चन है उससे थोड़ी कम छोटी इंक्वायरी, लेकिन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से बड़ी इंक्वायरी के लिए आप इस मेथड को यूज करोगे, ठीक है। फ्रॉम द पर्सन्स हु आर सर्वेड, ठीक है। अब इसकी भी मेरिट क्या है, इसमें पर्सनल बायसनेस हो सकती है। मान लो एक एन्यूमरेटर आया मेरे से इन्फॉर्मेशन पूछने, मैंने कहा तू, तेरी तो मेरी से कट्टर दुश्मनी है, वो बोल रहा है यार मैं तो इस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैंने कहा तो इन्फॉर्मेशन चाहिए, ले, मैं हर इन्फॉर्मेशन गलत बताऊंगा, तो बायस्ड इन्फॉर्मेशन में दे सकता हूं। बहुत सिंपल सी बात, ठीक है। फाइनली हमने बात करी ऑब्जर्वेशन मेथड। क्या, ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ मेथड डेटा जो है वो कलेक्टेड बाय, है ना, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, डायरेक्टली आप ऑब्जर्व कर रहे हो, या फिर यूजिंग इंस्ट्रूमेंट। मैंने क्या कहा, मॉल है, मॉल के अंदर आपने ऐसी मशीन, ठीक है ना, मशीन के ऊपर एक प्लेटफॉर्म है। अब यहां से लोग आ रहे हैं ना, लोग आ रहे हैं, ठीक है। और भाई साहब आप यहाँ पे चेयर लेके बैठ गए। क्या लेके बैठ गए, आप यहाँ पे चेयर लेके बैठ गए, ठीक है ना, आप यहाँ पे चेयर लेके बैठ गए। ये लो साहब, अब लोग जैसे जैसे इधर से पास कर रहे हैं, ठीक है ना, अब इनका वेट आपको ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, या फिर आपके पास मशीन है ना, आपने यहाँ पे वेइंग स्केल सेट कर रखा है, आपने वेइंग स्केल सेट कर रखा है। जैसे वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर पैर रखेगा, आपको वेट नोट हो जाएगा। तो ये ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया, आप सिंपल ऑब्जर्व कर रहे हो। यू आर नॉट आस्किंग फ्रॉम देम कि आपका वेट कितना है, इधर आओ वेट मेजर कराओ, नहीं। आप सिंपली अगले पर्सन ने उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ, आपके पास रिकॉर्ड हो गया कि हाँ भैया ये एक्स पर्सन निकला, इसका वेट 70 kg है, वाई पर्सन निकला, है ना, इसका वेट 50 kg है। ओके, एक बिल्कुल पतली दुबली सी लड़की निकली, मान लो उसका वेट 40 kg है, ठीक है ना। एक भैया मस्त शानदार सा, ठीक है ना, हष्ट पुष्ट बंदा निकला, उसका वेट मान लीजिए 80 kg है। तो इस तरीके से आप लोग क्या करते हो, ऑब्जर्व कर लेते हो, ठीक है, या फिर इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से।
एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है ना, डेटा ऑन द हाइट एंड वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ऑल्दो दिस इज लाइकली टू बी द बेस्ट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्या होता है दोस्तों, टाइम कंज्यूमिंग है, लेबोरियस है, यानी समय बहुत ज्यादा लगेगा एंड सिर्फ स्मॉल एरिया को कवर कर पाएगा, बिकॉज हर जगह आप ऐसे बैठ के ऑब्जर्व करो, दिस इज नॉट द पॉसिबल थिंग, ठीक है। तो ये बेसिकली जो मेथड्स थे वो मैंने आज आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करी है, ठीक है। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के जो मेथड्स हैं वो बेसिकली द 4 और पहले के अंदर सब पार्ट में 3 थे इंटरव्यू मेथड में। सो दैट वी हैव बेसिकली कंप्लीटेड, ऑलराइट। अब इसके आगे जो सेकेंडरी डेटा है उसको कलेक्ट करने के मेथड्स भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और कुछ और भी हम लोग आगे बात करेंगे इस चैप्टर पे, ठीक है। सो मिलते हैं आप लोगों से राइट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा। सो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।